मेरा नाम दीप्ति है। मुझे मेरी माँ प्यार से दिया कहती थी। मेरी माँ और मैं अकेले ही रहते हैं। मेरा उनके सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं था। लेकिन मैं अक्सर ये सोचती थी कि माँ के तो और भी रिश्तेदार होंगे ना, वो कहाँ पर हैं। लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती कि सब मर गए और मैं भी चुप हो जाती। उस वक्त मैं ये सब नहीं समझती थी, इसीलिए ऐसे सवालों पर खामोश हो जाती। मगर जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मैं अपने बाप के बारे में सवाल करने लगी कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है। कभी मेरी माँ कह देती कि तेरा बाप मर गया था, कभी कह देती कि तू बिना बाप के ही पैदा हुई थी, और कभी कोई और बहाना बना देती। मैं छोटी बच्ची नहीं रही थी, पूरे 17 साल की हो गई थी, मैट्रिक कर चुकी थी। अब मुझे अपने बाप के बारे में जानने का जुनून सवार था कि आखिर वो कौन था, कैसा था, क्या वो सच में मर गया। अम्मा के पास मेरे पिता की कोई भी तस्वीर तो होनी चाहिए। लेकिन मुझे माँ से एक ही सवाल करते इतने साल हो गए थे, और हर बार मुझे यही जवाब मिलता कि मेरे पास तुम्हारे बाप की कोई तस्वीर नहीं। मुझे याद है जिस दिन मैं अपनी माँ से अपने पिता के बारे में सवाल करती हूँ, उस दिन वो डिप्रेशन में चली जाती है। उस दिन आधी रात तक माँ की कलम डायरी पर चलती रहती थी। वह अपने दिल की सारी बातें डायरी पर लिखती थी। मेरी माँ को डायरी लिखने का बहुत शौक था और वो हर वक्त डायरी लिखती रहती थी। अपने पूरे दिन की दिनचर्या को डायरी में लिखना मेरी माँ को बेहद पसंद है। मैं अपनी माँ से पूछती तो माँ कहती, मैं तो बचपन से ही डायरी लिख रही हूँ, मुझे स्कूल टाइम से डायरी लिखने की आदत है। मैंने अपनी माँ की देखा देखी बहुत बार कोशिश की कि मैं भी डायरी लिखने की आदत डालूं, मगर मैं सिर्फ 1 या 2 दिन ही लिख पाती हूँ और फिर बोर होकर छोड़ देती हूँ। डायरी लिखना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि मैं उसे पाबंदी से नहीं लिख सकती थी। मुझे तो माँ पर हैरत होती थी कि कैसे इतने सालों से वो लिखे जा रही है। माँ ने मुझे पढ़ने को कभी भी अपनी डायरियां नहीं दी थी। वो हमेशा अपनी डायरियों को अलमारी में ताला लगाकर रखती थी। मुझे बस अपने बाप के बारे में जानना था। ये वो सबसे बड़ी कमी थी जो मेरी जिंदगी से दूर ही नहीं हो रही थी, वरना मेरी माँ ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। अपनी कम कमाई के बावजूद भी उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मेरी माँ जिस स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी, उसी स्कूल में मैं भी पढ़ती थी। माँ के साथ जो टीचर काम करते थे, वो अक्सर मेरी माँ से पूछते थे, आपके पति कहाँ हैं और वो आपके साथ क्यों नहीं रहते। माँ अक्सर यही कहती थी कि मेरा पति शादी के कुछ समय के बाद ही मर गया था। वो औरतें उन पर शक करते हुए कहती, लेकिन तुम तो बहुत जवान हो और खूबसूरत हो, तो फिर तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। तो मेरी माँ का एक ही जवाब होता था कि मैं अपनी बेटी के सर पर सौतेला बाप नहीं थोपना चाहती थी। मैं अपनी माँ को लेकर कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। मुझे लगता था कि मेरी माँ ने मुझसे बहुत बड़ा राज छुपाया हुआ है। एक दिन मैंने अपनी माँ को अपनी सहेली से बातें करते सुना। मेरी माँ की सहेली उन्हें दूसरी शादी करने की सलाह दे रही थी, और मेरी माँ ने उन्हें भी यही जवाब दिया कि मैं अपनी बेटी पर सौतेली बाप को नहीं थोपना चाहती। मेरी माँ की सहेली ललिता ने कहा, देखो, ये जरूरी नहीं कि सौतेले बाप बुरे ही हो। मेरी माँ ने उनकी बात काटकर कहा, मैंने तो अब तक यही देखा है कि सौतेले बाप बुरे ही होते हैं। मेरे ही सौतेले बाप को भूल गई तुम? कैसा था वो? एक पुजारी था, भगवान को कितना मानता था, मगर क्या किया उसने। माँ की सहेली फिर बिल्कुल चुप हो गई और उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। मगर मैं इतना बड़ा सच सुनकर ही दंग रह गई थी। यानी कि मेरी माँ का भी सौतेला बाप था, और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो अपनी माँ के किसी भी रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जब मैं उनके सौतेले बाप के होने के बारे में सुना तो मुझे मालूम हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि माँ और उनकी सहेली की सारी बातें सुनूं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात का रुख बदल दिया और कोई दूसरी बात शुरू कर दी। जब से मुझे ये पता चला था कि मेरी माँ का सौतेला बाप भी था, अब मुझे अपनी माँ की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानने के लिए उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई। मैंने एक बार माँ से पूछने की कोशिश की, माँ, मेरी कोई नानी भी है? मेरे इस सवाल पर माँ के चेहरे की रंगत बदल गई और उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, मेरी कोई माँ नहीं है, मर गई है मेरी माँ। आज के बाद मुझसे मेरी माँ के बारे में कोई सवाल ना करना। मैंने सोचा कि माँ की सहेली से मैं इस बारे में पूछती हूँ, वो तो उनकी बचपन की दोस्त है, उन्हें तो मेरी माँ के अतीत के बारे में सब कुछ पता होगा। मुझे अपने बाप के बारे में भी जानना था, और ये सब सिर्फ माँ की सहेली ललिता मौसी को ही पता हो सकता था।
मुझे मैट्रिक के पेपर देने के बाद छुट्टियां मिली थी और मेरी माँ उस वक्त स्कूल जाया करती थी। मैं घर में अकेली होती थी, इसलिए मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका था कि मैं किसी दिन ललिता मौसी से जाकर मिल लूं। मुझे उनके घर का एड्रेस मालूम था। माँ के घर आने से पहले मैं घर वापस भी आ सकती थी। अगले दिन माँ घर से चली गई तो मैं भी 2 घंटे के बाद ताला लगाकर बाहर निकल गई। रिक्शे पर बैठकर मैं ललिता मौसी के घर पहुंची तो मौसी मुझे देखकर बहुत हैरान हो गई। मैंने कहा, मौसी, इस बारे में माँ को मत बताइएगा कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ आपसे अपनी माँ के बारे में पूछने आई हूँ। मुझे अपनी माँ के अतीत के बारे में जानना है मौसी। मेरा ऐसा सवाल सुनकर वो चौंक गई और गुमसुम हो गई। मैंने कहा, आप तो माँ की सहेली है ना, आपने तो माँ की शादी होते हुए भी देखी होगी। आप प्लीज मुझे बताइए ना कि मेरे पिता कौन थे, क्या वो वाकई में मर गए? ललिता मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारी माँ ने मुझे कसम दी हुई है कि अगर तुम मुझसे कभी कुछ भी पूछो तो मैं कभी तुम्हें कुछ ना बताऊं। मैं मजबूर हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अफसोस से सोचा कि मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब मुझे अपनी माँ के अतीत और अपने पिता के बारे में कैसे पता चलेगा? ललिता मौसी ने कहा, तुम्हारी माँ का अतीत बहुत बुरा गुजरा है। उसने बहुत ही बुरा वक्त काटा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कुछ भी जानने की कोशिश ना करो। मैंने कहा, मौसी, आप मुझे बेशक कुछ भी ना बताएं, लेकिन मैं फिर भी जान कर ही रहूंगी। मैं अपनी जात के ऊपर सवालिया निशान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने जाते जाते कहा, माँ को मेरे यहाँ पर आने का मत बताइएगा। आपकी माँ की कसम है। मैं घर आ गई। मुझे उम्मीद थी कि माँ को मेरे मौसी के घर जाने के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता था कि किसी तरह से मैं माँ की डायरी हासिल कर लूं और उनकी जिंदगी के बारे में जान जाऊं कि उनकी जिंदगी में उनके सौतेले बाप ने उनके साथ ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया से ही उनका विश्वास उठ गया। मौसी को जब मैंने कहा कि और कुछ नहीं तो आप मेरी माँ की दूसरी शादी ही करवा देती, तो उन्होंने बहुत ही दुखी होकर कहा कि जो कुछ तुम्हारी माँ ने अपने सौतेले बाप के हाथों भुगता है, वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही कुछ हो। उनकी इस बात ने मेरे अंदर दिलचस्पी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मुझे माँ की डायरी अलमारी से कैसी भी करके निकालनी थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि डायरी अलमारी में होती थी और अलमारी को माँ ताला लगाकर रखे होती थी। चाबी भी माँ के पर्स में होती थी। मैंने कई सारी योजनाएं बनाई, मगर मेरे मन में कोई भी तरकीब नहीं आई। मुझे आज भी याद है, एक बार सोते हुए माँ की डायरी बेड से नीचे गिर गई थी। मैं उसे उठाने लगी तो उसी वक्त माँ की आंख खुल गई। माँ को लगा कि मैं चोरी चोरी उनकी डायरी पढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि आज के बाद मैं उनकी डायरी को हाथ भी ना लगाऊं। मैं इसी सोच में थी कि तभी मेरी एक सहेली का फोन आ गया। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और मैं उसे अपने दिल की हर बात कर लेती थी। ललिता मौसी के पास जाने का आइडिया भी उसी ने ही मेरे दिमाग में डाला था। मैंने फोन उठाकर पूछा कि बताओ क्या बात है, तो कहने लगी, दिया, मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को किसी मर्द के साथ देखा है। वो शायद कोई तुम्हारे रिश्तेदार होंगे, क्योंकि तुम्हारी माँ उससे काफी देर तक बात करती रही थी। इस वक्त माँ घर में दाखिल हुई तो मैंने जल्दी से फोन रख दिया। माँ की हालत बहुत खराब लग रही थी, वो घबराई हुई लग रही थी। मैंने माँ से पूछा, क्या बात है, आप परेशान क्यों लग रही हो? माँ कहने लगी, कोई भी अगर दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा मत खोलना। ये कहकर वो जल्दी से कमरे में चली गई। मुझे माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो ऐसी ही थी जैसे किसी से छुप रही हो। मुझे अपनी दोस्त की बात याद आई। जरूर उन्हें कोई रिश्तेदार मिल गया होगा और माँ नहीं चाहती होगी कि वो हमारे घर तक आए। मैं सोचने लगी कि भला उन्हें कौन मिला होगा। कहीं माँ को मेरा बाप तो नहीं मिला। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पिता जिंदा हैं और माँ सिर्फ झूठ बोलती रहती है कि वो मर गए हैं। मेरा दिल कह रहा था कि आज भी माँ की मुलाकात मेरे पिता से हुई होगी। माँ पूरी रात डिस्टर्ब रही। फिर मैं अगली सुबह अपनी सहेली से बात की तो उसने मुझसे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। मेरा कजन ताले और चाबियां बनाने का काम करता है। तुम उससे अपनी माँ की अलमारी की चाबी बनवा लेना और जब तुम्हारी माँ घर पर ना हो तो वो डायरी निकालना और पढ़ लेना। मुझे उसका प्लान पसंद आया। रात को माँ सो रही थी तो मैंने उनके पर्स से चाबी निकालकर साबुन पर उसका सांचा बना लिया। अगले दिन जब माँ स्कूल चली गई तो मैं सहेली के घर जाकर चाबी का सांचा दे दिया। 2 दिन के अंदर अंदर मुझे नई चाबी मिल गई।
मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे इन सारे राज्यों से पर्दा हटाने का मौका मिल जाएगा, जिनको माँ अब तक मुझसे छुपाती आई है। मैंने सोचा कि जब माँ काम पर चली जाएगी तब मैं डायरी निकाल कर पढ़ूंगी। मैंने माँ के जाते ही अलमारी खोली तो वहाँ कई सारी डायरियां पड़ी हुई थीं। मैंने सबसे पहले वाली डायरी निकाली, जो माँ की जिंदगी की पहली डायरी थी। वो निकली और फिर वहीं बैठकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। माँ, कितना प्यारा एहसास है। माँ से बढ़कर भला दुनिया में कौन प्यार कर सकता है, और बाप का तो कोई बदला हो ही नहीं सकता। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से था। वो मेरे लिए पूरी दुनिया थे। खासकर मेरे पापा तो मुझे अपनी जान कहते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी और उनकी बेहद लाडली थी। मेरे दादा दादी और चाचा चाची भी मुझे बहुत प्यार करते थे। सब लोग मुझे अपनी आंखों का तारा बनाए रखते थे। मेरे ननिहाल में भी सब लोग मुझे सर आंखों पर बिठाकर रखते। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिसको इतना ज्यादा प्यार करने वाले लोग मिले हैं। मेरे पिता का अपना बहुत अच्छा कारोबार था, जो बहुत अच्छा चल रहा था। हर साल वो मुझे घूमने के लिए किसी दूसरे शहर ले जाते थे। मेरी जिंदगी बिल्कुल परियों की तरह गुजर रही थी। माँ के स्कूल से आने तक मैं उनकी डायरी पढ़ती रही थी। अगले आगे के पन्नों पर भी माँ अपने पिता के साथ गुजारे हुए सारे हसीन यादों को बहुत अच्छे से बयान करके हर पन्ने पर लिखा था। मैं अपनी माँ के माँ बाप और उनकी मोहब्बत पढ़ पढ़कर हैरान होती रही कि मेरी माँ के पास इतने सारे रिश्ते थे और अब वो बिल्कुल अकेली है। क्यों? क्यों माँ ने अपने प्यार करने वाले रिश्तों से दूरी बनाकर रखी हुई है? इन सब सवालों के जवाब मुझे आगे मिलते। अभी तो माँ की जिंदगी के बारे में मैं पढ़ रही थी और मुझे यही पता चल रहा था कि माँ से सभी बहुत प्यार करते हैं और उनके आगे पीछे फिरते हैं। मुझे पढ़ते पढ़ते इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि माँ के स्कूल से आने का वक्त हो गया है। मैंने जल्दी से वो डायरी वैसे ही रख दी और ताला लगाकर खाना बनाने में लग गई। माँ स्कूल से आई तो वो काफी थकी हुई लग रही थी। मैंने उन्हें खाना देने के बाद चाय दी तो वो फोन पर ललिता मौसी से बातें कर रही थी और कह रही थी कि वो मुझे माँ का बुलावा देने आया था। कह रहा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद करती है, एक बार चलकर देख लो। मुझे अपनी माँ की बातों से ये अंदाजा हुआ कि माँ का भाई आया था, लेकिन मैंने अभी तक जहाँ पढ़ा था वहां तक तो माँ का कोई भाई नहीं था, क्योंकि वो तो तब 15 साल की हो चुकी थी और अपने माँ बाप के घर बहुत खुश थी। फिर ये भाई का चक्कर क्या था? मैं वहीं से सोचते हुए वापस लौट आई। ललिता मौसी और माँ की क्या बातें हुई मैं जान नहीं सकी। अब मुझे बेचैनी से अगले दिन का इंतजार था कि माँ कब घर से निकले और मैं आगे पढ़ना शुरू करूं। जैसे ही माँ गई मैंने डायरी पढ़ना शुरू कर दी। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुझे लगता था कि हमेशा यही दिन रहेंगे। एक प्यार करने वाले पिता और नाजों से पालने वाली माँ और बेशुमार रिश्ते यूं ही मेरा साथ निभाते रहेंगे। मगर ये मेरी भूल थी। मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मुझे हैरान होने का भी मौका नहीं मिला। मेरे पिता एक दिन सुबह घर से निकले तो फिर कभी वापस नहीं आए। मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया था और ऐन मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मेरी तो पूरी दुनिया अंधकारमय हो गई। मेरे चाचा ने पिता के बिजनेस पर कब्जा कर लिया और फिर हमें घर से निकाल दिया। मेरे दादा दादी ने भी कुछ भी नहीं कहा। अगर मेरी जगह उनका कोई पोता होता तब शायद वो इस बात पर कोई एक्शन लेते, मगर मैं तो लड़की थी, इसलिए उन्होंने मुझे कोई खास महत्व नहीं दिया। मुझे लगा कि पिता के जाने के बाद कुछ नहीं बदलेगा, सब कुछ पहले की तरह होगा, मेरे नाज नखरे उठाए जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबकी प्यार मोहब्बत बस सिर्फ तब तक था जब तक मेरे पिता सही सलामत थे। मेरे पिता के मरते ही अपनों ने ऐसे रंग बदला, ऐसे तो गिरगिट भी नहीं बदलता होगा। वही मेरे मामा और मामी जो पहले मेरी नजर उतारते फिरते थे, अब मैं और मेरी माँ उनका बोझ लगने लगे थे। इधर मेरी माँ की दूसरी शादी की बातें होने लगी तो मैं तो बिल्कुल बिखर कर रह गई। मैं सोचने लगी कि अब इन लोगों पर हमारे 2 वक्त की रोटी भी भारी पड़ गई है। मेरी माँ ने कहा कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दी जाए जो मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी अपनाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। फिर मेरी माँ की शादी एक पुजारी से कर दी गई। उसका पहले से ही एक मेरे जितना ही बेटा था। मेरी माँ मुझे भी अपने साथ ले गई। मुझे अपना सौतेला बाप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो पुजारी था और मुझे इस घर में आए अभी दूसरा दिन ही था कि माँ ने मुझे कहा कि अपना दुपट्टा सर पर रखा करो। तुम्हारे बाप को तुम्हारा इस तरह से खुले सर से पूरे घर में घूमना फिरना
बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने चीख कर कहा कि वो मेरा बाप नहीं है, सिर्फ आपका पति है। इस वक्त मेरा सौतेला बाप भी वहां से चला आया। उसने मेरी माँ को मुखातिब करके कहा कि अपनी बेटी को समझा लो, इस घर की औरतें ऊंची आवाज में बात नहीं करती, इसकी आवाज बाहर न जाए। मुझे अपने सौतेले बाप से चिढ़ होने लगी। मुझे उसकी मौजूदगी से उलझन होने लगी। उसकी अजीब सी नजरें थी। वो मुझे अपने बाप के रूप में बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर मैं अपनी माँ की खातिर इस घर में गुजारा करने के लिए मजबूर थी। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसके सामने कम से कम जाऊं, और वो था कि बहाने बहाने से मुझे बुलाता था। यही नहीं, सारे घर के काम भी वो मुझसे करवाता था। माँ अगर उसके कपड़े प्रेस करने लगती तो कहता कि जाओ अपनी बेटी को कहो कि वो मेरे कपड़े प्रेस करे। उसके लिए खाना बनाने से लेकर उसको परोसने तक सब मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। मैं ये सब करने से इनकार करती तो मेरी माँ मेरे आगे हाथ जोड़ देती और कहती, उसको बाप ना सही लेकिन सौतेले बाप का दर्जा देकर थोड़ी इज्जत कर लिया करो, मुझे उसके सामने शर्मिंदगी ना करवाया करो। और इस तरह से मैं अपनी माँ के मजबूर करने पर अपने सौतेले बाप के सारे काम करती। मुझे उसकी नजर बहुत अजीब लगती थी। मैं जब यहाँ आई तो मेरी उम्र 15 साल थी। 2 साल हो गए और मैं जवान हो गई। अब मुझे अपने सौतेले बाप की नजरों का मतलब समझ आने लगा था। वो अपनी सौतेली बेटी की बजाय मुझे एक जवान लड़की समझने लगा था, मगर मैं अपने ख्याल को झटक देती कि ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा सगा बाप ना सही, मगर बाप तो है ना, सौतेला ही सही, बाप के दर्जे पर तो बैठा है ना। लेकिन जो भी था, मुझे उसकी नजरों से डर लगने लगा था। कई बार मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की, उनको समझाना चाहा, मगर वो इसे मेरी सिर्फ गलतफहमी ही करार दे देती थी। वो मुझसे कहती कि तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत ही नेक पुजारी आदमी है, सुबह शाम वो आरती करता है, भगवान का नाम जपता रहता है, वो ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकता। मैं माँ की बातें सुनकर चुपचाप रह जाती और सोचती कि अब वो मेरी माँ नहीं है, वो अपने पति की बीवी है। मुझसे ज्यादा वो अपने पति की परवाह करेगी, उसी की बात मानेगी। मेरा सौतेला भाई अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर हॉस्टल में रहने लगा था। माँ ने मुझे भी कॉलेज में दाखिला दिला दिया था। मुझे मेरा सौतेला बाप ही कॉलेज छोड़ने जाता था और लेने भी वही आता था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ ही आ जाएगा। माँ के आने का वक्त हो गया था। मैंने डायरी रखी और खाना बनाने लगी। मैं सोचने लगी कि मेरी माँ का सौतेला बाप किस कदर बुरा आदमी था। मेरी माँ बेचारी, उन्होंने कितना मुश्किल वक्त काटा होगा। शायद माँ के सौतेले बाप ने उन पर बहुत जुल्म किए होंगे, इसीलिए उनका दिल नहीं चाहता होगा कि वो दूसरी शादी करें, ताकि मुझे भी सौतेले बाप का इसी तरह से सामना न करना पड़े। मैं 17 की थी और मेरी माँ की उम्र 35 साल थी। अपनी उम्र से फिर भी मेरी माँ 5 साल छोटी ही लगती थी। अभी वो एक तरह से जवान थी, लेकिन मैंने जब से आंखें खोली थी, मैंने उन्हें तन्हा ही देखा था। ऐसा तो नहीं था कि मेरी माँ कभी खुशियों पर हक नहीं रखती थी। मैं यही सब सोच रही थी कि जब माँ घर चली आई, वो शायद जल्दी में थी। कहने लगी, मैं ललिता के साथ एक जरूरी काम से कहीं जा रही हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। मुझे पता था कि माँ कहाँ जा रही होगी। वो यकीनन अपनी माँ से मिलने जा रही होगी। मेरी माँ ऊपर ऊपर से कितना ही सख्त मिजाज क्यों न बने, अंदर से वो बहुत नरम दिल है। मुझे पता था कि वो अपनी माँ की तबीयत का सुनकर नरम पड़ गई होगी और अभी उनसे मिलने जा रही होगी। कुछ देर बाद ललिता मौसी आई और माँ को साथ में ले गई। मैं अब सोच रही थी कि दोबारा डायरी पढ़ना शुरू करूं, मगर उसी वक्त मेरी दोस्त आ गई और आते ही वो मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है आजकल स्कूल में क्या चल रहा है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, जब से मेरी छुट्टियां शुरू हुई हैं तब से मुझे कुछ नहीं पता। तो कहने लगी, आजकल स्कूल में तुम्हारी माँ और विनोद सर की बड़ी खबरें उड़ रही हैं। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मेरी माँ के बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात कैसे कर सकती हो? वो वजह बताते हुए कहने लगी कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ और ना ही मेरा वो मतलब था। तुम्हें तो पता है ना, मेरी छोटी बहन 9वीं क्लास में पढ़ती है। उसने मुझे बताया था कि विनोद सर तुम्हारी माँ से शादी करना चाहते हैं, और जब वो ये बात तुम्हारी माँ से कह रहे थे तो उसी वक्त किसी बच्चे ने सुन लिया और फिर इस खबर को पूरे स्कूल में फैला दिया गया। अब सब बच्चों को इस बारे में मालूम हो चुका है कि विनोद सर तुम्हारी माँ को पसंद करते हैं। मैंने विनोद सर से पढ़ा हुआ था और वो बहुत ही अच्छे और काबिल इंसान हैं।
मुझे खुशी होती अगर माँ की उनसे शादी हो जाती। मेरी सहेली कहने लगी, सब लोग यही बातें कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ को विनोद सर से शादी कर लेनी चाहिए और इस काम के लिए सिर्फ तुम ही हो जो अपनी माँ को मना सकती हो। तुम कोशिश करके उन्हें इस बात पर राजी करके देखो। 2-4 सालों बाद तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारी माँ की जिंदगी कैसे कटेगी? पहले मैंने इस बात को सीरियस नहीं लिया था, मगर अब मेरी दोस्त ने जो कुछ भी मुझसे कहा उसका असर मेरे दिल पर ज्यादा हुआ था। मुझे फिर इस बात का अंदाजा हुआ और मैंने वादा किया कि मैं अपनी माँ को मनाऊंगी। शाम को माँ वापस आई तो मैंने उन्हें खाना दिया और कहा, माँ आप विनोद सर से शादी कर लो। मेरे मुंह से अचानक ये बात सुनकर खाने का निवाला माँ के हलक में अटक गया। मैं बिना कोई इधर उधर की बात किए ही सीधी बात करती थी। वो हैरानगी और बेयकीनी से मुझे देखने लगी। मैंने कोई और बात किए बिना ही बर्तन उठाए और किचन में चली गई। मुझे अपनी माँ को धीरे धीरे मनाना था और मुझे उम्मीद थी कि कुछ दिनों तक मैं अपनी माँ को मना लूंगी। मुझे सुबह का बेचैनी से इंतजार था कि कब माँ अपने काम पर जाए और मैं डायरी निकाल कर पढ़ना शुरू करूं। मुझे तो ये ख्याल ही खाए जा रहा था कि जाने माँ की जिंदगी ने ऐसा क्या मोड़ लिया होगा। सुबह मैंने जल्दी जल्दी माँ के लिए नाश्ता बनाया और उन्हें मुस्कुराते हुए रवाना किया। माँ के जाते ही भागते हुई मैं कमरे में आई और अलमारी को खोलकर डायरी निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों मोहल्ले का एक लड़का अमन मेरे पीछे पड़ गया। वो मुझे बार बार इशारे करता और बताता कि वो मुझे पसंद करता है, मगर मैंने कभी उसे भाव नहीं दिया था और हमेशा उसे नजरअंदाज किया था। लेकिन ना जाने ये बात मेरे सौतेले पिता के कानों तक कैसे पहुंच गई। उन्होंने मेरी माँ से न जाने किस अंदाज में बात की कि मेरी माँ ने कह दिया कि अब मैं कॉलेज नहीं जाया करूंगी। माँ ने मेरी कोई भी बात सुने बिना ही ये फैसला सुना दिया था। उन्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था, मेरी बात समझनी चाहिए थी, मगर उन्होंने तो सिर्फ अपने पति की बात का भरोसा कर लिया। मैंने अपनी माँ की बहुत ज्यादा मिन्नतें करने की कोशिश की। बाद में फिर कॉलेज जाने की परमिशन तब ले पाई। मैं चाहती थी कि मेरे सेकेंड ईयर के पेपर हो जाएं। फिर इन्हीं दिनों मुझे अकेले कॉलेज जाना पड़ता था क्योंकि माँ घर में व्यस्त होती थी और माँ का पति मंदिर में। वो लड़का अमन जो मुझे पसंद करने का दावा करता था, उसके बाप की मोहल्ले में खाने पीने की दुकान थी और इसलिए वो आवारागर्दी के बहाने सारा दिन गली में ही मौजूद रहता था। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही मैंने उसे कभी नजर भर के देखा था। मैं उसके फेंके हुए लेटर्स को भी कभी नहीं पढ़ती थी और ना ही उसकी किसी बात का कोई जवाब देती थी। मेरे पेपर नजदीक आ गए थे। आखिरी वाले पेपर वाले दिन उस दिन न जाने कैसे मेरे सेंटर का पता उसे चल गया। वो मेरे सेंटर के बाहर आकर खड़ा हो गया और मेरे आगे फूलों का गुलदस्ता करके कहने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। उसी वक्त मेरा सौतेला बाप और मेरी माँ दोनों ने हमें वहां देख लिया। वो किसी रिश्तेदार के घर से वापस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मुझे अपने साथ लेते हुए जाएं। अब जब उन्होंने अमन के साथ मुझे देखा तो बिना कुछ पूछे उन्होंने खुद ही समझ लिया कि शायद मैं भी उसके चक्कर में पड़ गई हूँ। माँ ने मुझे बाजू से पकड़ा और घसीट कर घर लाकर ही छोड़ा। मेरी माँ ने उस दिन मुझे थप्पड़ मारा था और ये कहा था कि मैंने उनकी इज्जत पर सबको उंगली उठाने का मौका दे दिया है। मैं एक बदकिरदार लड़की हूँ। उन्होंने मेरा घर से निकलना ही बंद कर दिया था। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो मेरी कहीं पर शादी कर देंगी। मैं सारा दिन अपनी माँ के साथ मिलकर घर के काम कराती। मुझे अपने सौतेले बाप पर बहुत गुस्सा आता था कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वह मेरी माँ से शादी ना करता और ना ये सारे हालात होते। कभी कभी मुझे लगता था कि मेरी माँ को मेरे खिलाफ भड़काने में सारा हाथ उसी का है। मेरे बाप के सारे काम मेरी माँ ने मेरे ही सर पर थोप दिए थे। अब मैं घर में अपने सौतेले बाप के सामने ज्यादा से ज्यादा रहती थी और मुझे लगता था कि जैसे उसकी नजरें बस 24 घंटे मुझ पर ही थीं। इन्हीं नजरों से बचने के लिए ही तो मैं कॉलेज जाया करती थी और घर आकर अपनी पढ़ाई के लिए अपने कमरे में बंद रहा करती थी। लेकिन अब जब घर के बाहर मेरा निकलना बंद हो गया था तो 24 घंटे घर के काम करने पड़ते थे और सौतेले बाप की नजरों का सामना भी करना पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ कहीं पर गई हुई थी। मैं उस वक्त घर पर अकेली थी और सौतेला बाप भी घर पर था। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि इस वक्त हम दोनों घर पर अकेले हैं, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत। इससे आगे सोचने की मैं हिम्मत ना कर पाई और अपने आप को संभालने में लगी रही।
इतने में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी ताकि कोई मेरे कमरे में ना आ जाए, और जब बार बार मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गई। इससे पहले कि मैं कुछ सोचती या करती, मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं भागकर दरवाजा खोला और अपनी माँ से लिपट गई। मेरी माँ बहुत हैरान हुई कि मैं इस तरह से रवैया क्यों रख रही हूँ और मैं क्यों डर रही हूँ, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि मैं आपके पति से ही तो डर रही हूँ। मैंने अपनी माँ से कुछ भी ना कह सकी, क्योंकि कुछ भी कहने का उनसे कोई फायदा नहीं था। कौन सा मेरी माँ को मुझ पर यकीन कर लेना था। मैंने बस उनसे इतना ही कहा कि मुझे अकेला छोड़कर मत जाया करो। माँ ने प्यार से मेरा सर सहलाया। मुझे बहुत समय के बाद अपनी पुरानी माँ नजर आई, जो मेरा इसी तरह से सर सहलाकर मुझे तसल्ली दिया करती थी। फिर मेरी माँ ने मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मैंने भी शादी के लिए रजामंदी दे दी, क्योंकि मैं अभी कैद खाने से अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। शादी के बहाने मैं यहाँ से निकल जाती और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती, जहाँ ये सारी मुश्किलें ना होती। इसी दौरान इस मोहल्ले वाले लड़के अमन ने अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दिया, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया, क्योंकि वो कोई काम काज तो करता नहीं था, बस लड़कियां छेड़ने के बहाने अपनी दुकान के आगे खड़ा रहता था। और इस वाक्य से एक बार फिर मेरी माँ का दिल मुझसे खराब हो गया। उन्हें तो यही लग रहा था कि मैंने ही उस लड़के को अपना रिश्ता लाने को कहा था, मगर वो क्या जानती थी कि मुझे तो वो लड़का जहर लगता था, और इस रिश्ते को मना किया गया तो इसकी सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही हुई थी। कुछ दिन सुकून से गुजर गए, लेकिन फिर मेरी जिंदगी खराब हो गई थी। यहाँ तक पढ़कर मैंने डायरी बंद कर दी। अभी तक मैंने अपनी माँ के बारे में जितना पढ़ा था, मुझे उनसे बहुत हमदर्दी हो रही थी। इस तरह घुट घुट कर जीना, और वो भी ऐसे हालत में जब आपकी माँ भी आप पर भरोसा ना करे, बहुत ही दर्दनाक होता है। मेरी माँ बेचारी बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी। अभी तक तो माँ की शादी का जिक्र नहीं था। मुझे ये खुशी हो रही थी कि जैसे जैसे मैं आगे पढ़ लूंगी तो मुझे अपने पिता के बारे में मालूम हो जाएगा। यही एक सवाल सबसे बड़ा था कि मेरा बाप कौन है, और इस सवाल से मैं कब से अनजान थी, और इस पर जो माँ का गोलमोल जवाब होता था वो हमेशा ही मुझे उलझन और शक में डाल देता था। डायरी तो खत्म हो गई थी, और फिर दूसरी डायरी से अब मुझे पढ़ना था कि आगे क्या हुआ होगा। ऐसा क्या हुआ था जो माँ ने ये लिखा था कि मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन आज भी बस इतना ही पढ़ा। मैंने डायरी रखी और माँ के आने के बाद उनसे कहा कि कल मुझे और मेरी सहेली पूनम को दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। माँ ने मुझे कुछ पैसे दे दिए और कहा कि लोकल गाड़ियों के धक्के ना खाती रहना और कोई रिक्शा करवा लेना। कुछ दिन पहले मैट्रिक का रिजल्ट आ गया था और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, जिससे मेरी माँ बहुत खुश हुई थी, और अब आगे मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा था जहाँ मेरी दोस्त पूनम भी होती। अगले दिन मैं और पूनम ने एक रिक्शा किया और फिर एक अच्छे कॉलेज का पता करने लगे। हमें बहुत देर हो गई थी। हम 10 बजे के निकले थे और अब 2 बज रहे थे। वैसे तो मैंने माँ को बोल दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी, मगर फिर भी देर तो हो रही थी ना। वापसी के रास्ते अचानक पूनम कहने लगी, दिया क्यों ना आज हम थोड़ा और लेट घर जाएं। मैंने पूछा कि क्यों, कहीं और जाना है क्या? तो कहने लगी, चलो ना दूसरे इलाके में चलते हैं, वहां पर एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है, हम वहां का खाना ट्राई करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे अपनी माँ की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी कि मैं अपनी दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकती। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ इकट्ठी होकर घूमने फिरने निकल जाया करती थी, इसलिए हमने रिक्शा वाले को एड्रेस बताकर वहां जाने को कहा। अभी हम थोड़ी दूर ही गए थे कि मैंने माँ को एक रिक्शे में बैठे देखा। वो हमसे थोड़ा आगे थी। मैं हैरान हुई कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। माँ को तो आज स्कूल से भी जल्दी छुट्टी मिल गई होगी। मेरे मुताबिक तो इस वक्त माँ को घर पर होना चाहिए था। मैंने रिक्शा वाले अंकल को कहा, अंकल ये जो रिक्शा सामने जा रहा है, इसके पीछे अपना रिक्शा लगा दीजिए। मैंने पूनम को बताया कि इसमें माँ जा रही है और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी माँ के घर वाले कहाँ रहते हैं। पूनम ने कहा, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ वहीं पर जा रही है? मैंने कहा, हाँ, वो जरूर अपनी माँ से मिलने जा रही है, मुझे पता है। आधे घंटे के बाद वो एक बहुत ही पुरानी से मोहल्ले के एक पुराने से घर के सामने जाकर रुक गई। मेरी माँ उस घर के अंदर चली गई और काफी देर अंदर ही रही।
आधे घंटे के बाद वो वापस रिक्शा में बैठकर वापस चली गई। मैंने पूनम से कहा, आओ हम अंदर चलें, मुझे अपनी नानी को देखना है। मैंने और पूनम ने इस घर के खुले दरवाजे से अंदर चले गए तो सामने ही एक अधेड़ उम्र औरत चारपाई पर लेटी हुई थी। मैंने कहा, अम्मा जी, मुझे प्यास लगी हुई है, हम पानी पीने आए हैं। उसी पल एक अधेड़ उम्र सफेद दाढ़ी वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था, मगर उनकी उम्र तकरीबन 80 साल की होगी और उनकी उंगलियों से अंदाजा हो गया था कि वो मेरी माँ के सौतेले बाप होंगे, जिसका सामना मेरी माँ कभी नहीं करना चाहती थी। तो मैं उनके सामने भला कैसे ठहर सकती थी? इसीलिए फौरन ही मैं पूनम का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गई। वो हैरान होकर कहने लगी, पानी तो पीने देती, और अभी तो तुम्हें अपनी नानी से बातें भी तो करनी थी। मैंने उसे क्या बताती कि मुझे नानी के पति से बहुत डर लगने लगा था, जितना अब तक मैं उनके बारे में जाना था। इसीलिए मैं वहां पर रुकना ठीक नहीं समझ रही थी। मैंने बहाना बनाया कि घर चलते हैं, हमें माँ से पहले घर पहुंचना होगा। रिक्शे वाले को तेज रिक्शा चलाने को कहा और माँ के आने से पहले मैं घर में मौजूद थी। मैंने पूछा, माँ आप कहाँ गई थी जो इतनी लेट हो गई? माँ नजरें चुराते हुए बोली, मैं अपनी सहेली ललिता के घर गई थी। मैंने अपनी माँ से पूछा कि आपने विनोद सर से शादी करने के बारे में क्या सोचा है? इस सवाल पर माँ खा जाने वाली नजरों से मुझे देखने लगी और कहा, मैं अभी शादी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए इस बात को छोड़कर कोई और बात करो। मैं फिर और बहुत सी बातें करनी थी, मगर मैं चाहती थी कि मैं पहले दूसरी डायरी पढ़ लूं जिसमें आगे की हालत लिखे हुए हों। सुबह माँ को बुखार हो गया और उन्होंने स्कूल से छुट्टी कर ली। इस दिन मुझे डायरी निकालने का वक्त ही नहीं मिला। अगले दिन माँ की तबीयत कुछ ठीक थी। मैंने माँ को कहा कि वो स्कूल ना जाएं, मगर वो और ज्यादा छुट्टियां नहीं करना चाहती थी। माँ के जाने के बाद और घर के काम काज को निपटाने के बाद मैं डायरी निकालकर बैठ गई और पढ़ना शुरू किया। मेरी माँ ने लिखा था, मैंने हालात से समझौता कर लिया और किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में रहने लगी, लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरे नसीब में क्या लिखा है। इस दिन हुआ इस तरह से कि मेरी माँ को पड़ोस में कुछ काम था, तो वो मुझसे कह गई कि वो वहां पर जा रही है, बस घंटे 2 घंटे लगेंगे, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं निश्चिंत थी, लेकिन ये सुकून सिर्फ कुछ पलों के लिए ही था। माँ के जाने के थोड़ी देर के बाद ही मेरे सौतेले पिता घर वापस आ गए। वो खाना खाने आए थे। मुझसे कहने लगे कि मुझे खाना लाकर दे दो। मैंने उन्हें बताया कि खाना तो अभी बना नहीं है, तो वो कहने लगे, अच्छा चलो मैं पास वाली दुकान से कुछ ले आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो आए तो उनके हाथ में छोले भटूरे थे। वो मुझे देकर कहने लगे कि ये मैं सब लोगों के लिए लाया हूँ। माँ का हिस्सा निकालकर मैंने अपने और उनके लिए प्लेट में छोले भटूरे निकाल दिए और उन्हें खाने को दिए और फिर खुद भी खा लिया। लेकिन फिर मेरे साथ बेहोशी की हालत में कोई गलत करके गया था। मेरी तो दुनिया ही अंधेरे में डूब गई। माँ आई तो मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पति ने मुझे बेहोश करके मेरे साथ गलत किया, लेकिन उन्होंने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया और माँ को कहा कि तुम्हारी बेटी ही बदकिरदार है। इसने खाने में कुछ ऐसा मिलाया कि मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं चला कि कब खाना खाते खाते ही मैं नींद की गहरी वादियों में खो गया। तुम्हारे सामने की ही तो बात है, तुमने तो खुद ही आकर मुझे जगाया था। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इस वक्त में तो मेरी माँ अपने पति को ना बचाए, बल्कि अपनी बेटी का साथ दे जो लुट चुकी थी। लेकिन माँ ने कहा कि वो अपने पति पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा, बल्कि ये सब किसी और ने किया होगा। मैंने ही या फिर खुद ही किसी को घर बुलाया होगा। मैं अपनी माँ को यकीन दिला दिलाकर थक गई कि मैं मुजरिम नहीं हूँ, गलत तो मेरे साथ हुआ है। और इस तरह के माहौल में एक बार फिर से अमन का रिश्ता आया और मेरी माँ ने जबरदस्ती करके मेरी शादी उससे करवा दी। मैं अपनी माँ से बहुत नाराज थी और मैंने कसम खा ली थी कि मैं सारी उम्र अपनी माँ से बात नहीं करूंगी। अमन ने शादी के कुछ समय के बाद ही मुझसे तलाक दे दिया, क्योंकि उसे जाने कैसे ये पता चल गया था कि मेरे साथ मैं भी क्या करती। इस मुश्किल वक्त में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अमन ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं इस वक्त सिर्फ 17 या 18 साल के आसपास थी। जिंदगी ने मुझसे ऐसे ऐसे इम्तिहान ले लिए थे कि मैं दंग रह गई थी। मेरे साथ इतना बुरा भी हो सकता है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि तलाक के बाद मुझे मेरी माँ तो बिल्कुल नहीं रखती। इसीलिए मैं किसी को बताए बिना अपनी सहेली के घर चली गई। वो और कोई नहीं, ललिता थी।
मैंने उससे कहा कि मुझे काम पर रख लो और बदले में 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने का आसरा दे देना। मेरी सहेली ने मेरे सारे हालात जानकर मुझे सहारा दिया। इस वक्त मुझे पता चला कि मैं तो पेट से हो गई हूँ। ये जानकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जो गुनाह मैंने कभी किया ही नहीं था, उसकी निशानी अब आ गई थी। मैं डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं रोते हुए घर आ गई। किस्मत को न जाने क्या मंजूर था। मैंने फिर एक बच्ची को जन्म दिया। ललिता के घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। उन लोगों ने अपने मोहल्ले वालों को यही बताया कि मेरे पति ने मार पीट कर मुझे घर से निकाल दिया है। मेरी बेटी का नाम भी ललिता की माँ ने ही रखा था, दिव्या, जिसे प्यार से सब दिया कहने लगे। यहाँ तक पढ़ना था कि डायरी मेरे हाथ से छूट गई और मैंने अपना सर थाम लिया। ये मेरी बात हो रही थी, दिया की, जो मैं हमेशा अपनी माँ से अपने बाप के बारे में पूछती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं तो गुनाह की निशानी हूँ। जाने कौन था मेरा बाप, क्या माँ का सौतेला बाप या फिर कोई और, जो भी था, लेकिन मेरी जात तो एक गुनाह के नतीजे में वजूद में आई थी। ना तो मेरी कोई औकात थी और ना ही कोई इज्जत रह गई थी। मैं जो अपनी जात पर बहुत ही फक्र किया करती थी, आज पता चला कि मेरी जात तो एक तिनके से भी ज्यादा हल्की है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। मैं तो कागज के टुकड़े से भी कम कीमती हूँ। काश मैं ये डायरी ना पढ़ती और अपने बारे में सच से अनजान ही रहती। मैंने रोना शुरू कर दिया और ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसीलिए जब भी मैं अपनी माँ से अपने पिता के बारे में सवाल करती थी, तो वो पूरी पूरी रात अपने कमरे में जाकर गुजार देती थी। आज मुझे मालूम हुआ था कि वो सारी रात रोती रहती होगी, जैसे अब मैं रो रही थी। मैं रोने लगी और इस कदर रोई कि मेरी हालत खराब हो गई। मुझे अपना ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि काश ये सब एक सपना हो, मैं आंखें खोलूं तो मेरे सामने दूसरा मंजर हो। ये सारे शब्द जो मैंने पढ़े हैं, ये बदल जाएं और सच कुछ और हो। मैं बार बार कहने लगी कि हो सकता है मैंने कुछ और पढ़ा हो, मगर जब भी इस डायरी के खुले हुए पन्नों पर मेरी नजर पड़ती तो मैं कांप कर रह जाती। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे शरीर से जान निकल रही है। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो खुद को अस्पताल के कमरे में पाया। मालूम हुआ कि मेरा नर्वस ब्रेक डाउन हो गया था। मेरी माँ मेरा माथा छूकर कहने लगी कि मैं घर आई तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी और मेरी डायरियां भी पास ही खुली पड़ी हुई थी। तुमने वो सब क्यों पढ़ा? मेरी गलती थी जो मैंने अपने साथ बीतने वाली सारी बातें उसमें बराबर लिखती रही। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ना मैं ऐसा करती और ना तुम पढ़ती और ना इस हाल में होती। मैंने कहा, माँ फिर क्या हुआ? मेरे पैदा होने के बाद मुझ में अब आगे पढ़ने का हौसला नहीं है। तुम मुझे ऐसे ही बता दो। माँ कहने लगी, बस अब तुम चुप कर जाओ, कोई बात ना करो। मगर मैं आगे की कहानी सुनना चाहती थी कि फिर क्या हुआ। मेरे बार बार कहने पर माँ कहने लगी कि जब तुम पैदा हुई तो कुछ ही दिनों में ललिता की शादी हो गई। मैं भी उसके घर वालों पर कब तक बोझ बनकर रहती। आखिरकार मुझे कहीं और जाना ही था। मैं सोचने लगी कि मुझे अब कहीं और का ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। वो तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया कि ललिता का पति शादी के कुछ महीनों के बाद ही विदेश चला गया, तो उसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे अपने पास बुला लिया। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई, वरना मैं कहाँ जाती। एक 18 साल की लड़की एक चंद महीने के बच्चे को उठाकर कहाँ भटकती। इसलिए भगवान ने ललिता की शकल में मेरे रहने का इंतजाम कर दिया था। मुझे ललिता ने बहुत सहारा दिया। अगर वो ना होती तो मैं आज जिंदा ना होती। उसने एक सगी बहन से भी बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसने मेरी बच्ची यानी तुम्हें संभाल लिया और मुझे आगे पढ़ने का हौसला दिया ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मैंने भी वही किया और मैंने खूब मेहनत करने लगी ताकि मैं आत्मनिर्भर बनूं, तुम्हें अच्छी परवरिश दे सकूं। और फिर जब ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें लेकर अलग हो गई, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दम पर बड़ा करना चाहती थी। मैंने माँ से पूछा कि फिर कभी आप अपने घर वालों से नहीं मिली? माँ ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं। मुझे अपनी माँ से बहुत शिकवा था, शिकायतें थीं। उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं था। उन्होंने कभी मेरा भरोसा नहीं किया था। और तुम किसी गुनाह का नतीजा नहीं हो। तुम मेरी शादी के बाद पैदा हुई थी। तुम मेरी जायज औलाद हो। इस वक्त मुझे जो समझ में आया वो मैंने डायरी में लिख दिया। लेकिन अगर तुम आगे पढ़ती तो तुम्हें मालूम पड़ जाता कि आगे क्या क्या हुआ। जब तुम 12 साल की हुई थी तो एक दिन अमन मुझे ढूंढता हुआ आया।
उसे कोई खतरनाक बीमारी हो गई थी और वो मुझसे माफी मांगने आया था। कहने लगा वो मैं ही था जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुमसे शादी से इनकार का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उस दिन जब तुम्हारी माँ हमारे घर आई हुई थी तो मैंने अच्छा मौका देखकर उस वक्त दुकान पर जब तुम्हारा सौतेला बाप खाना लेने आया तो मेरे दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। मैंने तुरंत ही उससे नजरें बचाते हुए खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला दी, जिसे खाकर तुम दोनों बेहोश हो जाओ, और फिर मैं दीवार फांद कर घर में घुस आया था। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका जिम्मेदार मैं था। फिर मैंने तुमसे शादी की और तलाक दे दिया ताकि तुम पूरी तौर पर बर्बाद हो जाओ। मगर तुम्हारे साथ गलत करने का नतीजा पिछले 5 सालों से मैं भुगत रहा हूँ। अमन को बहुत ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी हो गई थी। उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसे मुझसे माफी चाहिए थी। जिस दिन मैंने उसे तरस खाकर माफ किया, अगले दिन ही वो मर गया। उसने मरने से पहले मेरे घर वालों को भी सारी सच्चाई बता दी थी। मैंने कहा, माँ तो तुम नानी से मिली क्यों नहीं इतने सालों तक? माँ कहने लगी मैं उनसे नाराज थी कि उन्होंने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया, लेकिन अब सब ठीक था। मेरा सौतेला बाप ऐसा वैसा आदमी नहीं था। वो मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं उसे नफरत करती थी, कि उसने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और इसीलिए जहनी तौर पर मैं उसके बारे में गलत सोचने लगी थी। हालांकि वो तो पुजारी था, सबको अच्छी शिक्षा देता था, वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच नहीं सकता था। लेकिन फिर भी मैं अब वहां वापस नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी माँ से बहुत नाराज थी। लेकिन अब नहीं हूँ। मुझे पता चला है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, तो मैं उनसे मिलने चली गई। अब सारी नाराजगी दूर हो गई है। तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें भी उनसे मिलाने ले जाऊंगी। मैंने आखिरी सवाल किया। मैंने पूछा, माँ तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तो माँ दुखी होकर कहने लगी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सर पर सौतेला बाप आए। जो सब कुछ मैंने सहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी वही सब सहो। मैं नहीं चाहती थी कि पति के आने के बाद मैं तुम्हें नजरअंदाज कर दूं, उसके दिल में जगह बनाने के लिए तुम पर भरोसा ना करूं। मैं तुम्हें वैसे ही हालात से गुजारना नहीं चाहती थी जैसे हालात से मैं गुजरी थी। बस इसीलिए मैंने शादी नहीं की। मैं अगले दिन ही डिस्चार्ज हो गई और फिर माँ के साथ नाना नानी से मिलने गई। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। मैं भी बहुत खुश थी कि बैठे बिठाए मुझे इतने सारे प्यारे रिश्ते मिल गए। मगर अब मुझे अपनी माँ के लिए भी सोचना था। मैंने नाना नानी से बात की कि मैं अपने विनोद सर से माँ की शादी करवाना चाहती हूँ। फिर ललिता मौसी, नाना नानी और हम सब ने मिलकर माँ को मना ही लिया और उनकी शादी करवा दी। माँ की शादी वाले दिन ही ललिता मौसी ने अपने सबसे बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया, जो मुझे कुछ महीने ही छोटा था, और यह तय किया गया कि हमारी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद ही रस्म वगैरह करके शादी भी कुछ सालों बाद कर दी जाएगी। मैं बहुत खुश थी। अब मैं अकेली नहीं रही थी। एकदम से मुझे इतने सारे रिश्ते मिल गए थे और मेरी माँ की वीरान जिंदगी में बहार आ गई थी, और मुझे भी अब बाप का प्यार मिल रहा था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।